सन 2008 में एक हाइकर अपनी हाइकिंग करते हुए कैलिफोर्निया के पर्वतों से जैसे ही ऊपर जा रहा था और रात के समय जब उसने अपने कैंप लगाने के लिए सही सी जगह ढूंढी और वहां पर कैंप लगाया, तब रात को सोते सोते उसको बहुत ही अजीब से फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो फुटस्टेप्स कहीं और नहीं बल्कि उसी के पास आ रहे हों। उसकी आंखें खुली, उसने उस फुटस्टेप्स को फील किया और एकदम से वो फुटस्टेप्स बिल्कुल उसके टेंट के बाहर आकर रुक चुके थे। बट अभी तक आप क्यों रुके हुए हैं? आप अपने हाथों के स्टेप्स को आगे लेकर जाइए और सीधा लाइक बटन के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसने जो अपना टेंट से घर बना रखा है, इस घर को तुरंत ही उखाड़ फेंकिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। आपको याद ही होगा, कुछ टाइम पहले मैंने क्रिस्टोफर की कहानी सुनाई थी जिसके अंदर वो लड़का अपने पूरे घर बार को छोड़कर, अपनी सारी धन दौलत को छोड़कर अलास्का की तरफ पहाड़ों में निकल पड़ा और वहीं पर उसने अपनी जिंदगी के लास्ट 130 दिन एक बस के अंदर बिताए। आपको वो कहानी जरूर याद होगी। और अंत में 130 दिनों तक उस बस के अंदर रहने के बाद जो बिल्कुल ही लावारिस पड़ी हुई थी इतने बड़े बीहड़ इलाके में जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद थी, उस बस के अंदर 130 दिन भूखा रहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी और उसके बहुत लंबे टाइम बाद जाकर उसकी लाश मिली थी। सन 2007 में इस पूरी घटना के ऊपर एक मूवी तक बनाई गई जिसका नाम था इनटू द वाइल्ड। और जैसे ही सन 2007 में ये मूवी रिलीज हुई, ना सिर्फ इस मूवी से बहुत लोग इमोशनल हुए बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इससे प्रेरित हो चुके थे और उन सब ने ठान लिया कि वो भी अपने सारे घर बार को यहीं छोड़ छाड़ कर सीधा बस अपने जीवन को एक अलग ही तरीके से जीने के लिए निकल पड़ेंगे। और ऐसा ही एक लड़का था, 18 साल का मैथ्यू हिगन्स या फिर मैट हिगन्स। उसने जैसे ही ये मूवी देखी, उसको मूवी देखते ही फील हो चुका था कि नहीं, ये तो वो अपनी खुद की लाइफ पर ये मूवी देख रहा है। उसको जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अभी ग्रेजुएशन करे या फिर उससे आगे पढ़ाई करे या फिर अभी से जॉब करने लग जाए। उसने अपने पेरेंट्स से भी ये चीज पूछा, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसमें मदद नहीं कर पाए कि आखिर आगे उसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। बट जैसे ही मैट ने मूवी देखी, उसको समझ आ चुका था कि हाँ, उसको अब जिंदगी में आगे क्या करना है। परमानेंटली नहीं, कुछ टाइम के लिए वो अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं पर अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही बेशक वो यहां से निकल जाएगा और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो घर से बाहर रहेगा, अपनी जिंदगी जिएगा। और जैसे उसको लगेगा कि हाँ, उसने जिंदगी में जो करना था वो कर लिया और वापस अपने घर वालों को फोन करके वो वापस अपने घर आ जाएगा और बात खत्म। सन 2007 का एंड आते आते मैट अब 18 साल का हो चुका था और उसने अपनी पढ़ाई को वहीं ड्रॉप करके 2008 की गर्मियों तक वो बस यही सोचता रहा कि आखिर उसे जाना कहां पर है, किस तरीके से वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। तब उसने मैप के अंदर देखा कि हाँ, कैलिफोर्निया के ही जंगलों से बहुत एक लंबी हाइकिंग ट्रेल बनी हुई है जिसे आज हम पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल के नाम से जानते हैं। अगर वो इस ट्रेल के ऊपर हाइकिंग करे तो उसकी जिंदगी में बहुत ही एक अलग चेंज आ जाएगा। उसको दुनियादारी के बारे में पता लगेगा कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी होती है, जंगली दुनिया कैसी होती है, और उसको जो अपनी जिंदगी के अंदर चेंज चाहिए है। आप में से भी बहुत से लोग अपनी जॉब से, अपनी जिंदगी से, अपनी पढ़ाई लिखाई से परेशान हो रखे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चेंज चाहते होंगे बट अपने घर वालों की जिम्मेदारियों की वजह से, अपने सिर के ऊपर बैठी हुई जिम्मेदारियों की वजह से वो कोई स्टेप नहीं ले सकते। बट यहाँ पर मैट ने ऐसा नहीं किया। वो अपना प्लान बना चुका था कि हाँ, उसको ये ट्रेल अब चढ़नी है और जैसे ही वो चढ़ेगा उसके बाद वापस अपने घर वालों को फोन करेगा और उसके घर वाले इसे लेने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मैट ने पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसको ये पता लगा कि ये पूरी की पूरी हाइकिंग ट्रिप तकरीबन 2350 किलोमीटर लंबी है और ये मैक्सिको से शुरू होकर कैलिफोर्निया के भी ऊपरी हिस्से में जाकर आगे कहीं जंगलों में जाकर खत्म होती है और उसको एक कंप्लीट करने में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। उसने और इसके बारे में जानने की कोशिश करी। उसके सामने ये भी आया कि बहुत सारे रास्ते ऐसे भी हैं इस पूरी की पूरी चढ़ाई के अंदर जहां पर वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। उसके पास कोई जनजाति नहीं होगी, कोई रोड्स वगैरह नहीं होंगे, उसको अकेले ही सब कुछ ये सारा का सारा क्रॉस करना होगा। तो 2008 की स्प्रिंग आते आते मैट अपने घर पर रेडी था। उसने अपना सारा सामान पैक किया, एक बार घर वालों को भी बता दिया कि हाँ, मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊंगा। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर सीधा मैक्सिको के बॉर्डर पर आया जहां से अमेरिका शुरू होता है और वहीं से उसने अपनी वो चढ़ाई शुरू करी। अब उसे सीधा बस नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर जाना था जहां तक वो अपनी पूरी इस ट्रेल को कंप्लीट करने वाला था। शुरुआती चढ़ाई के दौरान मैट को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। अब दिक्कतें तो होनी थी, अब एक नया लड़का 18 साल का वो इतनी लंबी चढ़ाई को शुरू करेगा। तकरीबन 2350 किलोमीटर पैदल चलना है उसे, अपने साथ अपना पूरा सामान लेकर, अपने कंधे पर इतना बड़ा वो बैग लेकर, अपने सारे
सारे टूल्स वगैरह लेकर, अपने साथ खाना पीना लेकर इतना भारी बोझ अपने कांधे के ऊपर लाद कर चलेगा तो ऑब्वियसली थकान भी होगी। शुरुआत के कुछ हफ्ते उसको वो थकान महसूस होती रही, लेकिन एक टाइम पर उसके शरीर को उस चीज की आदत हो चुकी थी और फाइनली अब उसको वो फटीग नहीं हो रहा था चलते चलते, जो उसको पहले कुछ दिनों तक वो फील करता आया था। अब चलते चलते उसकी जगह बदल रही थी, एरिया बदल रहा था। कभी वो किसी रेगिस्तान के अंदर होता और रेगिस्तान को क्रॉस करके वो कभी किसी जंगल के अंदर होता। जंगलों के अंदर बहुत ही संकरे से रास्ते और उन रास्तों के साइड में खड़े हुए सैकड़ों फुट लंबे वो पेड़, उन सभी पेड़ों को क्रॉस करते हुए रात के टाइम पर भी अब मैट इन सब चीजों का आदी हो चुका था। अब वो रात को हर रोज उस ट्रेल के साइड में ही कहीं ना कहीं मौजूद खाली जगह पर अपना कैंप लगाता, रात को वहीं सोता और अगले दिन फिर से वही चढ़ाई शुरू करता। कई कई दिन बीत रहे थे जब उसे इस ट्रेल पर चलते हुए ना तो कोई शहर दिखता, ना ही कोई गांव दिखता और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। दिन आराम से उसके निकल रहे थे और लगभग अब लास्ट के तकरीबन 300 किलोमीटर ही बच चुके थे। मतलब कि वो 2000 किलोमीटर वो नीचे से ऊपर नॉर्थ में चढ़ता चढ़ता 2000 किलोमीटर चल चुका था। लास्ट के तकरीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर बचे हुए थे। और ऐसे ही एक दिन जैसे उसने सुबह सुबह अपनी वो चढ़ाई शुरू करी, वो एक जंगली इलाके में मौजूद था, रात को उसने जंगल में ही अपना कैंप लगाया था। और जैसे ही वो सुबह सुबह उठा, उसने वापस अपना बैग पैक किया, अपने कांधे के ऊपर लादा और वापस उसी रास्ते पर जहां से वो उतर कर साइड में उसने अपना कैंप लगाया था, उसी रास्ते पर वापस आगे चलने लगा, क्योंकि अब उसे आगे का रास्ता अपना तय करना था पूरे दिन का। बट जैसे ही वो इस रास्ते पर चलने लगा, वो रास्ता आगे जाकर बहुत ज्यादा संकरा हो चुका था। मतलब इतना संकरा कि कोई एक या दो व्यक्ति ही एक साथ उस रास्ते पर चल पा रहे थे, जबकि पहले वो रास्ता काफी ज्यादा खुला हुआ था। बट जैसे वो रास्ता संकरा सा हुआ, आगे की तरफ जाकर वो रास्ता राइट की तरफ मुड़ रहा था। और जैसे ही यहां ये मैट राइट की तरफ मुड़ा उस रास्ते पर चलते चलते, उसका ध्यान सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज पर गया। जी हां, सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर किनारे पर ही रखा हुआ था उस रास्ते के। और ना सिर्फ यहां पर पत्थर था, बल्कि इस पत्थर के ऊपर कोई बैठा भी हुआ था। जी हां, यहां पर कोई और नहीं बल्कि दो लोग बैठे हुए थे, एक औरत और एक आदमी। बट ये कोई आम आदमी नहीं थे। इन लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा सफेद रंग की अपनी ड्रेस पहनी हुई और उस पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। अब जैसे ही यहां मैट एकदम से उस राइट साइड में मुड़ा और सामने उसने उस पत्थर पर बैठे हुए इन दोनों आदमियों को देखा, मतलब कि एक औरत और एक आदमी को देखा, इस कपल को देखा, तो मैट का ध्यान एकदम से इसकी तरफ गया और वो बहुत ज्यादा डर गया, वो एकदम से चौंक गया। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा इतने लंबे टाइम से अकेला इस रास्ते पर चढ़ता हुआ आ रहा हो और एकदम से वो एक किसी मोड़ पर मुड़े और सामने उसे दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दें। आप खुद यहां पर सोच कर देखिए, आपके कमरे के बाहर ही कोई अगर आपको गेट खोलते ही कोई आगे से धप्पा कर दे या फिर भौं कर दे, तो ऑब्वियसली आप भी डर जाएंगे। अब यहां तो मैट का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि जैसे उसने इस आदमी और इस औरत को देखा उस पत्थर पर बैठे हुए, उस आदमी और उस औरत का भी ध्यान मैट की तरफ गया और ये तीनों लोग अब आपस में आंखों से आंख मिला रहे थे। मैट एक सेकंड के लिए वहां पर रुका। मैट ने अपना दिमाग में सोचा कि क्या करे वो इन आदमियों का। जस्ट यहां पर मैट ने उनकी तरफ स्माइल किया, आगे की तरफ बढ़ता रहा और आगे की तरफ जाकर जैसे ये यहां पर वो आदमी बैठे हुए, यहां से मैट चलता हुआ आया और जैसे वो इनके सामने पहुंचा, मैट ने रुककर उनकी तरफ हाय किया और खुद से बोला हेलो। अब मैट ने तो हेलो बोल दिया था, सामने बैठे हुए इन कपल ने, हम इसको कपल ही कहेंगे, इस कपल ने एक बार भी अपना कोई भी रिएक्शन मैट की तरफ नहीं दिया। मैट बार बार उसको हेलो बोल रहा है, एक बार और बोल रहा है, एक बार और बोल रहा है, लेकिन उस कपल ने अपना एक भी रिएक्शन नहीं दिया। वो जस्ट मैट को घूरे जा रहे थे। अब जैसे ये चीज मैट ने देखी, मैट को बहुत अजीब सा लगा। मैट ने जस्ट अपना फेस सामने की तरफ किया और वापस उसी ट्रेल पर अपने रास्ते पर आगे चलने लगा। अब जैसे ही मैट उनको क्रॉस करके आगे की तरफ गया, मैट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस मुड़कर एक बार देख तो ले कि क्या वो दो लोग अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं या फिर वो उनके पास आ रहे हैं। बट नहीं, मैट जस्ट अपने रास्ते पर आगे की तरफ चलता रहा, बल्कि अब तो उसके चलने की स्पीड और ज्यादा तेज हो चुकी थी। ऑब्वियसली यहां पर डरना बनता भी है। एक बिल्कुल सुनसान से बीहड़ जंगल के अंदर दो लोग इस तरीके से सफेद कपड़े पहने हुए बैठे दिखाई देंगे तो ऑब्वियसली डर तो लगेगा। बट रास्ते पर चलते चलते मैट के माइंड में ये भी चीज चल रही थी कि आखिर उन दोनों लोगों ने उसकी तरफ कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। उसने सामने से हंसकर हेलो बोला था, तो पलटकर उनको भी कुछ बोलना चाहिए था, रिप्लाई करना चाहिए था। बट नहीं, इन दोनों ने जस्ट इग्नोर किया मैट को। तो हो सकता है यहाँ पर उनकी कोई पर्सनल इश्यूज होंगे। चलते चलते मैट को दोपहर हो चुकी थी। दोपहर को रुककर उसने उस रास्ते के साइड में बैठकर अपना खाना बैग से निकाला, खाना खाया और खाना खाकर वापस अपना कंधे पर बैग लादकर उसी ट्रेल के ऊपर आगे की तरफ निकल पड़ा। और चलते चलते अब शाम होने वाली थी और उसने जैसे ही महसूस किया कि अब ऊपर से रोशनी आनी बंद हो चुकी है और जल्दी ही अंधेरा भी हो जाएगा, तो उसको जल्दी से जल्दी कहीं पर अपना साइड में कैंप लगा लेना चाहिए। और जैसे ही उसने इस चीज को नोटिस किया कि नहीं यार, ये जो जिस रास्ते के ऊपर वो चल रहा है तो बहुत ज्यादा संकरा है, अब उसको
उसको कैंप कहीं और ज्यादा डीप जंगल के अंदर जाकर लगाना पड़ेगा, जहां पर आसपास थोड़ा खुला इलाका मौजूद हो, जहां पर पेड़ पौधे कम हो। और जैसे ही उसने इस चीज को ढूंढना शुरू किया, इस स्पॉट को ढूंढना शुरू किया, वो तकरीबन उस जंगल में नियर अबाउट 200 फीट गहराई के अंदर जा चुका था लेफ्ट साइड में। और उस 200 फीट गहराई पर जाने पर ही उसको वो एक खाली सी जगह मिली जहां पर उसको परफेक्ट कैंप लगाने की जगह मिल सकती थी। फाइनली उसने इस जगह के ऊपर अपना बैग उतारा, उसके अंदर से अपना कैंप वगैरह निकाला, कैंप को वहीं सेटअप कर दिया और बाहर उसके आग जलाकर उसके ऊपर खाना वापस गर्म करके खाना खा चुका था। अब बचा कुचा खाना उसने वापस एक थैली के अंदर पैक किया और उस थैली के ऊपर अच्छे से धागे से बांधकर उस थैली को ऊपर की तरफ फेंका किसी पेड़ में जाकर, ताकि वो उलझ जाए। और ऐसा हाइकर्स इसलिए करते हैं ताकि कोई भी जानवर इस खाने की खुशबू सूंघते सूंघते उनके पास ना आ जाए। अगर आप भी कभी किसी ऐसे इलाके के अंदर हैं तो कोई भी बचा कुचा खाना जो सील्ड ना हो उस खाने को कभी भी अपने पास मत रखें, क्योंकि जानवर बहुत जल्दी से ऐसी खुशबू को सूंघ सकते हैं और इससे आगे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैट ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपने खाने को पैक करके ऊपर पेड़ की तरफ फेंका और उसने नोटिस किया कि हाँ, उसका खाना ऊपर मौजूद एक पेड़ की डाल के अंदर उलझ चुका है और वो वहीं पर लटक रहा है। अब इस चीज को देखकर फाइनली मैट अपने कैंप के अंदर जाकर आराम से सो चुका था। अब जैसे ही सुबह सुबह सूरज निकला, थोड़ी रोशनी इस जंगल के अंदर हो चुकी थी। मैट की भी आंखें खुली, उसने अपने स्लीपिंग बैग की चैन खोली, उससे बाहर निकला, कैंप की चैन खोली, कैंप से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने अपना कैंप समेटा। और समेटते समेटते उसने याद आया कि पिछली रात को उसने अपना वो खाना ऊपर पेड़ के ऊपर लटकाया था, तो क्या अभी भी वो खाना ऊपर लटक रहा है, नहीं लटक रहा। और जैसे उसने उस पेड़ की तरफ अपना मुंह घुमाकर देखा, बट वो पेड़ पर वो थैली मौजूद ही नहीं थी, मतलब वो खाना वहां पर था ही नहीं। उसने चारों तरफ घूमकर देखा कि क्या वो सही पेड़ को देख रहा है, नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, आसपास कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जिसके ऊपर उसका वो खाना लटका हुआ हो जो पिछली रात उसने फेंका था। तब मैट को एहसास हुआ कि हो सकता है रात को कोई भालू वालू आया हो और उसको इसकी खुशबू आ गई हो इस खाने की, और इसी खाने को लेने के लिए वो दूर से कहीं भागता भागता आया होगा और उसने उस पेड़ के ऊपर चढ़कर, क्योंकि आपको पता है कि भालू पेड़ पर चढ़ सकते हैं, और वो इस पेड़ के ऊपर चढ़ा होगा और चढ़कर उसने इस थैली को उठाया होगा और वहां से लेकर भाग गया होगा। बट अपनी इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना वो उस पेड़ के पास जाकर देखे कि क्या उसने उस पेड़ के ऊपर पंजों के निशान मारे हैं या फिर उसके नीचे फुटस्टेप्स मौजूद हैं या नहीं मिट्टी के ऊपर। तो जैसे ही मैट उस पेड़ के पास गया जहां पर उसने अपना वो खाना लटकाया था, उस पेड़ के चारों तरफ देखने लगा, तो लिटरली मैट इतना ज्यादा हैरान हुआ, इतना ज्यादा वो डर गया। क्यों? क्योंकि वहां पर फुटस्टेप्स तो मौजूद थे, लेकिन किसी भालू के नहीं, बल्कि एक इंसान के, एक के भी क्या, दो इंसानों के, दो अलग अलग इंसानों के नए बिल्कुल फ्रेश फुटस्टेप्स मौजूद थे। और जैसे ही मैट इन फुटस्टेप्स का पीछा करते करते अपने कैंप के पास पहुंचा, वो इसलिए क्योंकि वो फुटस्टेप्स ना सिर्फ उस पेड़ के पास से, बल्कि वो फुटस्टेप्स सीधा आगे चलते चलते उसके कैंप के चारों ओर, जहां पर उसने अपना कैंप लगाया हुआ था, उस कैंप के चारों ओर घूम रहे थे। जैसे ये चीज मैट ने फील करी, मैट को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उसने बिल्कुल भी फील नहीं किया कि क्या दो व्यक्ति रात को घने अंधेरे के बीच इस जंगल में उसके कैंप के चारों तरफ घूम रहे थे। लिटरली मैट इतना ज्यादा डर चुका था, उसने अपना सारा सामान वापस लपेटा, तुरंत उस गहरे जंगल से भागकर उस रास्ते के ऊपर पहुंचा जहां से वो अंदर आया था इस जंगल में, और वापस अपने ऊपर की चढ़ाई शुरू कर चुका था। उसने लिटरली एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या कोई व्यक्ति है या फिर व्यक्ति थे या फिर जो अभी भी है जो छुपकर उसको कहीं देख रहे हैं। लिटरली उसने एक बार भी अपना मुंह पीछे की तरफ नहीं घुमाया, जस्ट वो इस ट्रेल के ऊपर आगे भागता हुआ चढ़ता गया। अब तो उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि अब उसके मन में डर बैठा हुआ था कि कोई है इस जंगल में जो उसके ऊपर निगरानी रख रहा है। चलते चलते मैट को यही फील हो रहा था कि हो ना हो ये दो फुटस्टेप किसी और के नहीं, बल्कि उन्हीं दो कपल के होंगे, मतलब कि उसी कपल के होंगे, उस औरत और आदमी के, जिनसे आते आते वो रास्ते में मिला था। लेकिन वो तो उससे दर्जनों किलोमीटर नीचे थे, वो एकदम से उसका पीछा करते करते ऊपर कैसे पहुंच गए? और अगर वो मेरा पीछा कर भी रहे थे तो मुझे फील क्यों नहीं हुआ? और अगर वो रात को मेरे कैंप के पास आए थे, अगर उन्होंने चक्कर लगाए मेरे कैंप के, तो उन्होंने कोई आवाज क्यों नहीं करी या फिर मुझे सुनाई क्यों नहीं दी? लेकिन इन सभी चीजों के बीच में उसको डर था कि कहीं अभी भी वो लोग उसका पीछा ना कर रहे हों। हो सकता है कहीं वो आगे उससे बैठे हुए हों, उसका वेट कर रहे हों, और जैसे ही वो उन तक पहुंचे तुरंत ही उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसको निपटा कर खा जाए। सो मैट आगे चलता गया इसी रास्ते के ऊपर। अब ये संकरा सा रास्ता आगे जाकर थोड़ा खुला हो चुका था और प्रॉपर वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ चुका था, जहां से वो सैकड़ों किलोमीटर आगे भी देख सकता था और सैकड़ों किलोमीटर पीछे भी देख सकता था इसी पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर। यहीं पर आकर दोपहर के टाइम पर उसने राहत की सांस ली कि हाँ, अब वो ठीक इलाके में मौजूद है, अब वो खुद को सेफ फील कर रहा है। उसने नीचे की तरफ देखा कि क्या वो दो लोग उसको पीछे
फॉलो करते करते आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन नीचे कोई भी मौजूद नहीं था, नीचे बिल्कुल शांत था। अगले 3 दिनों तक मैट इसी ट्रेल के ऊपर आगे की तरफ बढ़ता रहा। रात को उसने उसी ट्रेल के साइड में अपना कैंप लगाया, बट अगेन वो उसके माइंड में यही सब चल रहा था कि कहीं वही 2 लोग वापस उसके कैंप में ना आ जाए रात के टाइम पर। लेकिन अब 3 रातें बीत चुकी थी, अभी तक वो लोग नहीं आए। तो मैट के माइंड से वो सारे वहम निकल चुके थे कि हाँ, अब उन लोगों ने उसका पीछा छोड़ दिया है और अब वो नहीं आएंगे। बट चौथे दिन जैसे ही उसने सुबह सुबह अपनी चढ़ाई शुरू करी, दोपहर के टाइम तक आते तो उसको भूख लग चुकी थी। उसने अपना खाना खाया और शाम के टाइम पर जैसे उसने उस जगह पर वापस अपना टेंट लगाने की सोची, अब चढ़ते चढ़ते, लेकिन अब की बार फिर से उसके पास बहुत ही संकरा सा रास्ता मौजूद था और मजबूरन अब की बार फिर से मैट को फिर से डीप जंगलों के अंदर जाकर कहीं कैंप लगाना था। और जैसे ये चीज मैट ने नोटिस करी, उसको फिर से डर लगने लगा कि नहीं यार, अब की बार मैं फिर से अगर जंगलों के अंदर जाकर टेंट लगाऊंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर वापस वो लोग निगरानी रखने लग जाएं। लेकिन फिर भी मजबूरी थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बीच रास्ते में टेंट लगाएगा, इसी सड़क के ऊपर, इसी रास्ते के ऊपर जहां से वो चलता हुआ आ रहा है, तो हो सकता है किसी को आने जाने में परेशानी हो। क्या पता कोई ऊपर से नीचे उतरता हुआ आ रहा हो या फिर कोई नीचे से ऊपर जा रहा हो। अगर उसको बीच में इस तरीके से टेंट लगा हुआ दिखेगा तो ऑब्वियसली परेशानी होगी। इसलिए उसने अपना टेंट थोड़ी सी और गहराई में जाकर जंगल की लगा लिया। और फाइनली अब शाम हो चुकी थी। शाम होते होते उसका टेंट लगकर तैयार हो चुका था। उसने आग जलाई, अपना खाना गर्म किया, उसने अपना बचा कुचा खाना अब वापस एक थैली के अंदर डाला। वही थैली के अंदर ऊपर गांठ मारकर एक धागे से बांधकर उसने उस धागे के समेत उस थैली को ऊपर की तरफ फेंक दिया और वो थैली वापस जाकर एक पेड़ के ऊपर लटक चुकी थी। लेकिन अब की बार प्रिकॉशन के लिए उसने अपने कैंप के चारों तरफ बहुत सारी सूखी सूखी लकड़ियां रख दी, ताकि अगर कोई भी इन लकड़ियों के ऊपर पैर रखेगा तो ऑब्वियसली लकड़ियों के टूटने की आवाज आएगी और ये मैट, उससे उसकी नींद खुल जाएगी और ये बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएगा और उस बंदे से, जो भी होंगे ये लोग, उनसे वो मुकाबला कर लेगा। इसलिए उसने अपने कैंप के चारों तरफ बहुत सारी सूखी सूखी लकड़ियां बिछा दी और आराम से, अब रात हो चुकी थी, उसने अपना वापस स्लीपिंग बैग निकाला। स्लीपिंग बैग के अंदर जाकर खुद फिट हो चुका था। उसने अपने कैंप की चैन बंद करी, स्लीपिंग बैग की चैन बंद करी और आराम से उसको ओढ़कर नीचे लेट चुका था। लेकिन आधी रात को तकरीबन 1 से सवा 1 बजे के आसपास एक झटके से मैट की आंख खुली, क्योंकि शायद उसने अभी कुछ सुना था। जी हाँ, जैसे ही मैट ने अपनी आंख खोली, उसके हाथ अभी भी अंदर अपने स्लीपिंग बैग के अंदर थे और वो करवट लेकर आराम से सो रहा था। बट जैसे उसकी आंख खुली, वो एकदम से सीधा हुआ और ध्यान लगाने लगा कि अभी अभी उसने क्या सुना है। जी हाँ, उसने कुछ और नहीं बल्कि जो उसने लकड़ियां बिछाई थी अपने कैंप के चारों ओर, उन्हीं लकड़ियों के टूटने की आवाज सुनी। जी हाँ, कोई था जो उन लकड़ियों के ऊपर पैर रखकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। कोई था जिनको उस लकड़ियों के टूटने से होने वाली आवाज से भी डर नहीं लगा। वो फिर भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और सीधा इस कैंप की तरफ ही आ रहा था। ये चीज फील करते ही मैट एकदम पूरा चौकन्ना हो चुका था। वो इतना ज्यादा डरा भी हुआ था कि पता नहीं कौन होगा। हो सकता है वो एक जानवर हो जिसको कोई अंदाजा ना हो कहां पर पैर रखते हुए कहां पर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैट बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने अपने हाथ दोनों नीचे की तरफ किए, वापस अपनी जेब से अपना हंटिंग नाइफ निकाला, अपना शिकारियों वाला चाकू निकाला। उस चाकू को निकालकर अपने साथ अपने कुछ मुंह के पास ऐसे रखकर वो बिल्कुल तैयार था, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी हो सामने, चाहे वो कोई जानवर हो या फिर कोई आदमी हो, वो उसका दोस्त तो होगा नहीं। जो भी होगा वो उसके ऊपर जस्ट बिना देखे वार कर देगा। बट एक ही दम से वो फुटस्टेप्स इतनी तेज से उसकी तरफ भागते हुए आए कि उसके जस्ट टेंट के बिल्कुल उसके जहां पर वो लेटा हुआ था, उसके कान के जस्ट 1 फुट दूर ही आकर वो रुक चुके थे। जैसे ये चीज़ मैट ने देखी, मैट ने उसको फील किया, उस डर को फील किया। उसने अपना चाकू अपने हाथ में रखा हुआ था, वो जस्ट तैयार था इस हमले को करने के लिए। लेकिन वो फुटस्टेप्स वहीं पर रुक चुके थे। मैट भी देखना चाह रहा था कि आखिर ये जो भी चीज़ है ये करती क्या है। और इतनी देर में राइट साइड से आने वाली आवाज़ वहीं पर रुक चुकी थी, मतलब कि वो फुटस्टेप रुक चुके थे। अब दूसरी तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से, उसकी उस कैंप के दूसरी तरफ से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। मतलब कि यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं था जो भागकर इस कैंप तक आया हो। यहाँ मल्टीपल लोग थे, मतलब कि काफी सारे लोग थे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी थे, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मैट को नहीं पता। जस्ट वो इस फुसफुसाहटों को सुन रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आवाजें हैं जो ऊपर से आ रही हैं। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं बहुत ही धीरे सी आवाज में, और ना सिर्फ बातें कर रहे हैं बल्कि उसके कैंप के चारों तरफ घूम भी रहे हैं। तो और तकरीबन 7 से 8 मिनटों तक ये सारा कांड चलने के बाद एक ही दम से सब कुछ शांत हो चुका था। जैसे ये चीज मैट ने फील करी कि सब कुछ शांत हो चुका है, मैट को एकदम से और ज्यादा डर लगने लगा। वो चाहता तो था कि यहाँ ये सब कुछ शांत हो जाए, लेकिन एक पूरे तरीके से। जैसे यहाँ पर मैट को उनके आने की आवाज सुनाई दी थी, उसके फुटस्टेप के आने की आवाज सुनाई दी थी, उन लकड़ियों के टूटने की आवाज सुनाई दी थी, अब उनके जाने की भी तो आवाज सुनाई देनी चाहिए थी।
बेशक यहाँ पर मैट रिलैक्स तो था, लेकिन उसको डर लग रहा था कि वो उनके जाने की आवाज अभी तक उसको क्यों नहीं सुनाई थी। और ऐसा हो भी कैसे सकता है कि आने की किसी की आवाज सुनाई दी हो, वो चारों तरफ उसके घूम रहे हो, बातें कर रहे हो आपस में और बहुत सारी आवाज निकाल रहे हो, लेकिन एकदम से ही सब कुछ शांत हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और इस तरीके से एकदम से आवाज का ना आना तो एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति लिटरली उसी जगह पर खड़ा हो जाए, बिल्कुल शांत, जहां पर वो भागता हुआ आया था, मतलब कि उसके टेंट के बिल्कुल बराबर में ही वो व्यक्ति सारे खड़े हो जाएं एकदम शांत, चुप होकर, कुछ भी आवाज ना निकालें, तभी तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। और ये चीज मैट को भी एहसास हो चुका था कि हाँ, ये जो भी कोई व्यक्ति है मेरे कैंप के बाहर ही खड़े हो। खैर फाइनली अब सुबह हो चुकी थी और जैसे ये चीज मैट ने फील करी कि हाँ, अब उसके भी टेंट के ऊपर अब रोशनी गिरने लगी है, अब मतलब कि सूरज निकल चुका है, अब सुबह हो चुकी है, और अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जुटाकर फाइनली उसने अपने स्लीपिंग बैग की चेन को खोला, उस स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और कैंप की चेन को भी खोलने से पहले उसने अपने हाथ के अंदर चाकू समेट कर रखा हुआ था, क्योंकि उसको लग रहा था कि कैंप के बाहर कोई भी हो सकता है। फाइनली उसने अपने कैंप से चैन को हटाया और जैसे उसने चैन को हटाया उसने बहुत तेजी से बाहर की तरफ देखा, लेफ्ट की तरफ घूमकर देखा, राइट की तरफ घूमकर देखा, बट उसकी चारों तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। वो कैंप से बाहर निकला, बाहर निकलकर इधर उधर घूमकर देखने लगा कि क्या पता कोई वो व्यक्ति जो भी हो ये किसी पेड़ के पीछे छुपे हुए हो। उसने सभी पेड़ों को चेक किया, तब उसको यह लगने लगा कि क्या उसका वो भ्रम था, क्या उसको वो बहुत ही बुरा सपना आया था रात को जो उसको इतना कुछ डरा रहा था और अभी तक उसने सोने नहीं दिया। बट इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने अपने कैंप के चारों तरफ देखा और लिटरली वो और ज्यादा डर चुका था। क्यों? क्योंकि नीचे फुटस्टेप्स मौजूद थे और जो भी लकड़ियां उसने अपने कैंप के चारों तरफ बिछाई थी, वो सूखी सूखी लकड़ियां, वो सारी चकनाचूर हो चुकी थी, वो सारी टूटी हुई थी। मतलब ये साफ था कि कोई था रात को जो यहाँ पर आया था, और ना सिर्फ आया था, उसने इस कैंप के चारों तरफ बहुत सारे चक्कर भी लगाए। जिसके बाद फाइनली मैट ने अपना सारा सामान वापस पैक किया, अपने बैग के अंदर डाला, अपने बैग को कंधे के ऊपर लाद कर फाइनली उसी ट्रैक के ऊपर भागता हुआ गया जहां से उसको ऊपर की चढ़ाई शुरू करनी थी। उस ट्रैक पर पहुंचकर ऊपर की तरफ उसने भागना शुरू किया। उसने एक बार भी लिटरली पीछे घूम कर नहीं देखा कि क्या उसका कोई पीछा कर रहा है, क्या कोई उसको देखते देखते आ तो नहीं रहा, या फिर कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ तो नहीं बैठा। लिटरली वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगा। वो जस्ट माइंड में बस यही सोच रहा था कि उसे किसी भी तरीके से जल्दी इस लैसल नेशनल पार्क के से बाहर निकलना है, तभी वो किसी आसपास की जन सभ्यता तक पहुंच पाएगा, किसी शहर तक पहुंच पाएगा और वहां जाकर उसे मदद मिल सकती है। मैट पूरी स्पीड के अंदर उस दिन भागता रहा और शाम तक लिटरली वो एक बार भी नहीं रुका। वो जल्दी से इस इलाके से बाहर निकलना चाह रहा था और फाइनली वो इस इलाके से बाहर निकलकर खुले रास्ते पर भी आया और वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, पानी वानी पिया, थोड़ा खाना भी खाया और वहीं पर बैठकर वो अपने माइंड में बस यही सोच रहा था कि पहले वाली कांड की तो चलो मैं समझता हूं कि हाँ, उनको भूख लगी होगी, वो जो भी लोग थे मेरे पास आए थे, मेरे टेंट के पास आए थे, उनको भूख लगी होगी, वो खाना के लिए आए थे और खाना चुरा कर वहां से भाग गए, उसकी तो चलो सेंस बनती है। बट ये दूसरे वाला जो एनकाउंटर हुआ, यानी कि उसके कैंप के चारों तरफ घूमना, वो काफी देर तक वहीं पर बातें करना, वो एक दूसरे से घुसपुसाना, ये सब क्या था? और उस दिन तो उससे कुछ वो चुरा कर भी नहीं लेकर गए। आखिर ये लोग है कौन? अभी भी मैट को बस यही लग रहा था कि ये हो ना हो वही दो सफेद लोग हैं जिन्होंने ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए थे, वही दोनों लोग उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं। पूरे टाइम वो उसके साथ थे, लेकिन अभी तक भी उसका ध्यान एक बार भी उनके ऊपर नहीं पड़ा, रात के टाइम हो या फिर दिन के टाइम हो। और उन लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन भी पता होती है कि आखिर वो कैंप कहां लगा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल मैट के माइंड में बस यही चल रहा था कि आखिर जब वो उसके कैंप के चारों तरफ घूम रहे थे, वो आपस में क्या बातें कर रहे थे, और आखिर कोई बंदा आने की जिसकी आवाज सुनाई दे रही हो, जाने की उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही, आने की उसके पैरों की आवाज थी, जाने की आवाज कहां गई, वो हवा में ही कैसे गायब हो सकता है। सो फाइनली अब मैट के तकरीबन इस पूरे की पूरी हाइकिंग ट्रिप के 130 से 140 किलोमीटर ही बचे हुए थे, और इसीलिए मैट ने सोचा कि नहीं, वो इस ट्रैकिंग को यहीं पर नहीं छोड़ सकता। लास्ट के कुछ किलोमीटर बचे हुए हैं, वो इन्हें भी पूरा करेगा और उसके बाद ही अपने घर पर वापस जाएगा। जिसके बाद फाइनली उसने अपना बैग वापस अपने कंधे के ऊपर लादा और आगे की तरफ एक और घने जंगल में वो घुस चुका था। असल में अब जहां मैट घुसा था उसे आज हम माउंट शास्ता फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये माउंट शास्ता फॉरेस्ट एक अलग ही बीमारी है। ये लासन नेशनल पार्क से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आज तक लासन नेशनल पार्क से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना की खबर नहीं आई, बट माउंट शास्ता फॉरेस्ट का तो लंबा चौड़ा इतिहास है, उसका तो लंबा चौड़ा पर्चा भरा हुआ है।
कि हाँ, इसके अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो गायब हुए हैं और उनकी आज तक लाश तक नहीं मिली। आज तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। और हर साल ऐसे दर्जनों लोग हैं जो हाइकिंग पर माउंट शास्ता फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, वो घर क्यों नहीं आते, वो कहां गायब हो जाते हैं, ये आज तक कभी पता ही नहीं चल पाया। और जो भी लोग इस माउंट शास्ता से गायब होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो बचकर वापस आते हैं, मतलब कि जिनके साथ वो गए होते हैं, अगर उनमें से कोई बच गया तो वो आकर जब पुलिस के अंदर कंप्लेंट करता है तो वो बस यही कहता है कि हम सभी ग्रुप बनाकर इसके अंदर से क्रॉस कर रहे थे, हमारे साथ वाले व्यक्ति आगे चल रहे थे और हम कुछ सेकंड्स के लिए अगर हमने साइड में देखा, अगर हम साइड में बैठ गए या फिर हमने पानी वानी पीने के लिए रुक गए तो सामने चल रहा व्यक्ति हमारी आंखों के सामने गायब हो जाता है। मतलब कि हम पानी पी रहे हैं, पानी पीकर हमने सामने देखा तो हमारा पार्टनर गायब था। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारी जब रिपोर्ट्स पुलिस वालों को मिली तो पुलिस वालों ने भी छानना शुरू किया कि आखिर इसके अंदर बीमारी क्या है, ये क्या भसड़ मची हुई है इस जंगल के अंदर। लेकिन पुलिस वालों को आज तक कुछ भी नहीं मिला इस जंगल से, आखिर उनकी लाश तक नहीं मिली। यही बात माइंड में रखकर मैट माउंट शास्ता फॉरेस्ट के अंदर अब दाखिल हो चुका था और अंदर वापस उसके वही संकरे संकरे रास्ते शुरू हो चुके थे। पहले 3 दिन बहुत ही आसानी से उसके निकल चुके थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसको पिछले 2-3 रातों की भी नींद बची हुई थी। वो पहली रात तो उसने वो पूरी कर ली। अगले दिन वापस फ्रेश होकर उसने अपनी चढ़ाई शुरू करी। 3 दिन बीत चुके थे, अभी तक उसके माइंड से वो सारी बहुत ही गंदी यादें जो उसकी पिछले लासन नेशनल पार्क से जुड़ी हुई थी वो सारी अब खत्म हो चुकी थी और इस माउंट शास्ता फॉरेस्ट की अब वो नई यादें बनाने वाला था। जहाँ अब चौथे दिन जैसे ही सुबह सुबह उठकर मैट ने अपनी चढ़ाई शुरू करी तो वो संकरा सा रास्ता अब खत्म होकर वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुका था और वहां से संकरा रास्ता बहुत ही खुला रास्ते में तब्दील हो चुका था। जैसे ये चीज मैट ने देखी, मैट बहुत खुश हुआ। वो एक बार फिर से ऊंचाई पर था। वो आगे के रास्ते को देख सकता था, वो पीछे के रास्ते को देख सकता था, जहां से वो आया है वो नीचे देख सकता था, वो पीछे देख सकता था। तो चारों तरफ अच्छे से नजारा लेने के बाद मैट का ध्यान जैसे उसने अभी राइट की तरफ देखा था वापस एकदम से राइट की तरफ गया। क्यों? क्योंकि नीचे जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते पर उसको 2 सफेद रंग के डॉट्स, 2 सफेद रंग के बिंदु दिखाई दे रहे थे जो हिलते डुलते उसी रास्ते पर चलते हुए ऊपर की तरफ आ रहे थे। बेशक ये जो 2 सफेद डॉट्स थे वो उससे बहुत सारे किलोमीटर, बहुत दर्जनों किलोमीटर दूर थे, लेकिन फिर भी मैट उनको देख पा रहा था और इन दोनों को देखकर मैट बहुत ज्यादा डर भी गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों डॉट्स कोई और नहीं बल्कि मैट इनको पहचान चुका था कि हाँ, ये तो दोनों वही बीमारी हैं, वही सफेद कलर के कपड़े पहने हुए लोग, और वो अब वापस आ चुके हैं। और ना सिर्फ वापस आ रहे हैं बल्कि ये दोनों लोग उसका पीछा भी कर रहे हैं। ये चीज देखते ही मैट के माइंड में 2 चीजें अब क्लियर हो चुकी थी। पहली बात तो कि हाँ, ये ही 2 लोग हैं जो उसको बहुत लंबे टाइम से बहुत ही दूरी से फॉलो करते हुए यहां तक आ रहे हैं, और दूसरा यही दोनों वो लोग हैं जो उसको रात को परेशान करते हैं उसके कैंप के चारों तरफ घूमकर। अब इनको क्या चाहिए है ये चीज अभी तक मैट को समझ नहीं आई। मैट ने तुरंत ही अपनी जेब के अंदर रखा हुआ मैप निकाला और उस मैप के अंदर देखने लगा कि आखिर सबसे पास की जो सभ्यता है, जन सभ्यता है, वो कहां पर है, कितनी दूर मौजूद है। और उस मैप के हिसाब से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर कैस्टेला कैलिफोर्निया नाम का एक छोटा सा गांव बसता है। वहीं पर जाकर मैट को मदद मिल सकती है। और जैसे ये चीज मैट ने देखी, मैट ने अपना वापस वो मैप को बंद किया और अपनी जेब में रखा और तुरंत ही उस छोटी सी सभ्यता की तरफ भागने लगा क्योंकि उसको अब मदद चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये 2 लोग उसका बहुत ही तेजी से पीछा कर रहे थे। लिटरली उस पूरी सुबह से लेकर दोपहर तक मैट लगातार नॉन स्टॉप पीछे देखते देखते भागता आ रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर वो रुका तो वो दोनों लोग उसके और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और उसको यहां से भागना ही पड़ेगा अगर अपनी जान बचानी है तो। लिटरली मैट भागता ही रहा अपने मैप को देख देख कर कि आखिर वो कितनी दूर और पहुंच गया है। भागते भागते लिटरली वो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसने बैठकर साइड में पानी भी पिया, थोड़ा खाना भी खाया, वापस भागना शुरू कर दिया। शाम हो चुकी थी, अब दिन ढलने वाला था और धीरे धीरे अब जंगल भी वापस गहरा होता गया और वही संकरा रास्ता अब शुरू हो चुका था। अब जैसे ही संकरा रास्ता शुरू हुआ मैट को डर लगने लगा कि हाँ, अभी तक तो वो शहर तक तो पहुंचा ही नहीं, अभी भी कुछ किलोमीटर वहां बाकी है। लेकिन अब उसको सामने की चीजें दिखना बंद हो चुकी थी। लिटरली अब अंधेरा हो चुका था। जंगल में अंधेरा वैसे ही जल्दी होता है और नीचे का ग्राउंड भी अब क्लियरली मैट को नहीं दिख रहा था। मजबूरन मैट को अपना बैग साइड में रखकर वहीं पर बैठना पड़ा उसी रास्ते के साइड में। बट उसके माइंड में ये था कि हाँ, वो तो बैठ गया है बट वो दोनों वाइट लोग
वो दोनों सफेद रंग के लोग वो नहीं बैठे होंगे, वो अभी भी उसकी तरफ ही आ रहे होंगे। और फाइनली अब मैट ने वापस अपना कैंप लगाने की सोची, लेकिन वो अब की बार बहुत ज़्यादा गहराई में, जंगलों की गहराई में अपना कैंप लगाना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहीं पर लगा लेगा किनारे पर ही, तो ऑब्वियसली वो दोनों लोग उसको देख लेंगे और उसके कैंप पर आ जाएंगे। वो और ज़्यादा जंगलों की गहराई के अंदर जाता गया, सैकड़ों फीट अंदर जाने के बाद उसको फाइनली एक जगह दिखी, वहीं पर उसने अपना कैंप लगाया। लेकिन अब की बार उसने अपना बैग बिल्कुल भी खोला नहीं, क्योंकि उसे पता था कि कभी भी उसे यहाँ से भागना पड़ सकता है। जस्ट उसने अपना स्लीपिंग बैग निकाला, स्लीपिंग बैग के अंदर अपना बैग साइड में ही रखा और अपने कैंप के अंदर जस्ट वो लेट चुका था। अंदर सोने से पहले उसने वापस वही सूखी लकड़ियां अपने कैंप के चारों ओर बिछा दी थी, ताकि उसे पता लग जाए कि आखिर कोई यहाँ पर आ रहा है और वो पहले से ही सतर्क हो जाए। अभी रात काली हुई ही थी कि तभी मैट की नींद भी लग चुकी थी। मैट क्योंकि पूरा दिन बहुत तेजी से भागता हुआ यहाँ तक पहुंचा था, मैट काफी थक चुका था। अभी उसकी नींद लगी ही थी कि तभी उसके कानों में वही जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। कोई था जो उसकी रखी हुई लकड़ियों के ऊपर, उसकी रखी हुई सूखी लकड़ियों के ऊपर किसी ने पैर रखा था और वो टूट चुकी थी, और उनके टूटने की आवाज ही मैट ने सुनी। जैसी चीज मैट ने सुनी, मैट फिर से अब समझ चुका था कि हाँ, वही उसका बुरा सपना अब सच होने वाला है। और इसलिए वापस अब मैट ने अपना चाकू अपनी जेब से निकाला और वो फिर से तैयार था एक बार हमला करने के लिए। लेकिन अब की बार ना सिर्फ आवाजें आ रही थी आपस में बातें करने की, वो क्या लैंग्वेज थी मैट को समझ नहीं आई। वो जस्ट विस्परिंग कर रहे थे आपस में, वो जस्ट गॉसिप्स कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के कानों में कुछ बोल रहे हो। बट अब की बार यहाँ पर एक चीज और नहीं हुई। एकदम से जैसे ही मैट नीचे चाकू लेकर तैयार था, तभी उसका पूरा का पूरा टेंट, उसके अंदर एकदम से रोशनी फैल गई। जी हाँ, कोई था जिसने ऊपर से उसके टेंट के अंदर टॉर्च जलाई और उसके पूरे के पूरे टेंट के अंदर रोशनी फैल चुकी थी। जैसे ही चीज मैट ने देखी, मैट बहुत ज्यादा डर चुका था। उसको समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो करे क्या, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कैसे उसका पीछा कर सकता है, और कोई कैसे उसको जंगल में इतनी गहराई में उसके टेंट को ढूंढ सकता है। तकरीबन 30 सेकंड तक वो टॉर्च उसके टेंट के ऊपर वो जलती रही, लेकिन 30 सेकंड्स बाद वो टॉर्च वापस ऑफ हो चुकी थी। अब इस मोड पर यहाँ डू और डाई वाली सिचुएशन थी मैट के लिए। मैट ने सोचा कि अगर वो उसने कुछ किया तो वो शायद बच सकता है, अगर उसने नहीं किया तो बेशक वो नहीं बचेगा, ये बात तो पक्की है। मैट ने तुरंत अपने स्लीपिंग बैग की चैन को खोला, अपने टेंट को बाहर की तरफ फेंका और जस्ट उठते ही अपने हाथ में चाकू लेकर उसने जस्ट हवा में अंधाधुंध उसको घुमाना शुरू कर दिया। बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, जस्ट हवा में इधर उधर मार रहा था, लेकिन उसका चाकू किसी को भी लगा ही नहीं। मैट एकदम से रुका, उसने पीछे की तरफ घूम कर देखा। क्यों? क्योंकि उसको पीछे से ही अभी उसके लकड़ी के टूटने की आवाज सुनाई दी थी। जैसे उसने पीछे घूम कर देखा, एक बहुत ही डार्क रंग की फिगर, एक अजीब सी फिगर जिसने ऊपर कुछ ओढ़ा हुआ था, चमक रहा था उसका वो ओढ़ा हुआ, वो डार्क रंग की फिगर बहुत तेजी से उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। जैसे ये चीज मैट ने देखी, मैट भी उस फिगर से दूर होकर भागने लगा। अब बेचारा रात के टाइम पर मैट तो देख नहीं सकता था कि आखिर वो जंगल में कहां भाग रहा है। कभी किसी पेड़ से टकराता, कभी किसी पेड़ से टकराता। आगे भागते भागते उसको एक पेड़ दूसरे पेड़ के नीचे गिरा हुआ मिला, मतलब कि एक पेड़ खड़ा था और दूसरा पेड़ उसके साइड में गिरा हुआ था, उसी पेड़ के सहारे। अब इस नीचे इतनी जगह मौजूद थी कि हाँ, एक बंदा उसके नीचे छुप सके, उसके नीचे बैठ सके। जैसे ही चीज मैट ने नोटिस करी, मैट तुरंत ही उस गिरे हुए पेड़ के नीचे और खड़े हुए पेड़ के सहारे लगकर आराम से बैठ चुका था और उसने चूं तक की भी आवाज नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो आवाज निकालेगा तो उसको ढूंढ लेंगे। मैट ने इधर उधर देखना शुरू किया कि आखिर वो लोग कहां पर हैं, क्या वो उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। और फाइनली उसने देखा कि उन लोगों के पास एक नहीं बल्कि काफी सारी टॉर्चेस हैं और बहुत सारी टॉर्चेस लेकर बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी फिगर्स उसे ढूंढ रही हैं। ये कोई दो लोग नहीं है, ये कोई एक नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं जो टॉर्च लेकर उसको ढूंढ रही हैं। जस्ट मैट अपना मुंह नीचे करके जस्ट उस पेड़ के नीचे बैठा रहा, बस ये उम्मीद में कि कहीं ये लोग उसको देख ना लें। बस वो इंतजार में था कि कब ये लोग उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ से वापस जाएंगे। लिटरली पूरी रात मैट उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा और जैसे सुबह सुबह सूरज उगा, अभी तक वो सारे लोग जा चुके थे, पता नहीं कहाँ गायब हुए। बट मैट को भी अभी तक नींद नहीं आई। वो जस्ट उस तरफ देखना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको पता भी करना था कि क्या वहाँ पर कोई है या नहीं। मैट ने जस्ट अपने चेहरे को उठाकर दोबारा से चारों तरफ घुमा कर देखा, बट अभी तक वहाँ कोई नहीं था। सूरज अब निकल चुका था, लेकिन अभी भी इस पेड़ के नीचे से निकलने में मैट को डर लग रहा था। बट फिर भी उसने हिम्मत दिखाकर काफी घंटों तक नीचे वो बैठा रहा। अपनी हिम्मत दिखाकर वो इस पेड़ से बाहर निकला। उसने अपने बैग को भी उठाने की जरूरत नहीं समझी, वो जस्ट उस पेड़ से बाहर निकला और सीधा उसी ट्रैक की तरफ भागा जहां से उसको अपनी चढ़ाई आगे की पूरी करनी थी। और फाइनली किस्मत से वहां से भागते भागते मैट सीधा कैस्टेला कैलिफोर्निया नाम के उसी गांव में पहुंचा और वहां से गाड़ी पकड़कर माउंट चास्टा के असली जो शहर है वहां शहर तक गया। उस शहर के अंदर जाकर उसने पुलिस वालों से रिपोर्ट लिखवाई कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। जब पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखी तो वो समझ
समझ रहे थे कि आखिर अभी मैट क्या फील कर रहा होगा। और उन पुलिस वालों ने मैट की बातों के ऊपर क्लियरली विश्वास कर भी लिया। क्यों? क्योंकि मैट अकेला नहीं था इस तरीके की स्टोरी बताने वाला उस पुलिस वालों को। क्यों? क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग थे जो बचकर आए थे इन्हीं जंगलों से, और उन्होंने इस जंगल से बाहर निकलकर पुलिस वालों को स्टोरी बताई थी कि हाँ, हमारे साथ लोग थे और हमारे साथ खुद भी ये सब कुछ हुआ। बेशक हमारे साथ जो लोग थे वो तो नहीं बच पाए, लेकिन हम बचे हैं, हमने आकर आपको सब कुछ बताया। मैट अकेला था और बहुत किस्मत वाला था जो वो इस जंगल से इन हालातों में भी बाहर निकल आया। अगले दिन मैट ने अपने परिवार वालों को भी फोन कर दिया। वो ओरेगन से उसको लेने के लिए माउंट चेस्टा आए और वहां से उठाकर वापस उसको ओरेगन लेकर जा चुके थे। आज तक भी मैट के माइंड में सिर्फ यही चलता रहता कि आखिर वो लोग थे कौन और वो उससे क्या चाहते थे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन लोगों को जहां जहां मैट कैंप लगा रहा था उन कैंप की लोकेशन किस तरीके से मिल रही थी। क्यों? क्योंकि मैट तो बिल्कुल अकेला जाकर सैकड़ों फीट जंगल के अंदर जाकर वो तो कैंप लगा रहा था। तो आखिर उन लोगों को पता कैसे चलता कि मैट ने यहां पर कैंप लगाया है, वो भी जंगल के अंदर, वो भी आधी रात के टाइम पर? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरा, वो कैसे अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर रहे थे, वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मैट को आज तक समझ नहीं आया। मैट ने अपने इस केस के ऊपर फॉलोअप लेने की भी कोशिश करी माउंट चेस्टा पुलिस से, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि आपके जैसे और भी लोग आते हैं, अपनी शिकायत लिखवाते, लेकिन आज तक हमें पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है और वो लोग कौन है, हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं, हमें छुट्टी दे दो, हमें माफ़ कर दो। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी इस तरीके की फीलिंग को कभी फील किया है? क्या आपने कभी ऐसी एंटिटीज़ को देखा है? या फिर आप अगर जंगलों में कभी गए हो तो क्या आपने ऐसी कभी महसूस किया है कि कोई आपका पीछा कर रहा हो या फिर आपको कोई फॉलो कर रहा हो? अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे ज़रूर बताएं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। साथ ही वहाँ पर आप मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इन केसेस से रिलेटेड बैक स्टोरी, फुटेज और फोटोज डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सुमोन बारुआ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।